ट्रॉपिकल फीवर, ट्रॉपिकल फीवर। चलो देखो, सबसे पहले आ जाओ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? तो देखो, अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विद परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। एक ऐसा बॉडी जिसका एक परफेक्ट डेफिनेट और अनचेंजिंग शेप होगा, मतलब उसके ऊपर कितना भी तुम कुछ भी फोर्स लगा लो, उस बॉडी का शेप चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द बॉडी ऑलवेज रिमेन सेम अंडर इवन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। लेट्स से अगर ये कोई बॉडी रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये इसका पॉइंट ए है और ये इसका पॉइंट बी है, अगर मान लो इनके बीच कुछ एक फिक्स डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, तो ये डिस्टेंस 1 या 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा, चाहे तुम इस बॉडी पे कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, कुछ भी कर लो इस बॉडी के साथ। क्लियर है? बात क्लियर हुई? रिजिड बॉडी क्या होता है? हाँ, डेफिनेट और अनचेंजिंग शेप होना चाहिए, तुम कितना भी फोर्स लगा लो बॉडी के ऊपर। क्या हुआ, बढ़ाऊं ब्राइटनेस? हाँ, बोलो, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा और। थोड़ा सा और? अरे अंधे हो जाओगे, आंखों पे जोर पड़ रहा है, देखो फोन देखना कम करो, और देखो स्क्रीन टाइम अपना कम करो, इधर देखो। चलो, व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन अ रिजिड बॉडी हैव? रिजिड बॉडी के कैसे कैसे मोशन हो सकते हैं? एक तो प्योर ट्रांसलेशनल। प्योर ट्रांसलेशन मतलब बॉडी बस स्ट्रेट लाइन में एक मूव करेगा, ठीक है, और बॉडी का जो पॉइंट जहां है वो पॉइंट वहीं पे ही रहेगा। क्लियर है? इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज द सेम वेलोसिटी, और हर पार्टिकल का सेम वेलोसिटी होगा। लेट्स से ये वाला ब्लॉक जो है इस स्लोप पे जो है स्लाइड कर रहा है नीचे, तो स्लाइड कर रहा है तो जितने वेलोसिटी से वाला पार्टिकल मूव करेगा उतनी वेलोसिटी से वाला पार्टिकल मूव करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो इस पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ और है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ और है, तो फिर तो ये रिजिड बॉडी कहलाएगा ही नहीं, ये तो एक स्ट्रेच्ड बॉडी हो जाएगा, स्ट्रेचेबल होगा ये तो, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ट्रांसलेशन मोशन में एक रिजिड बॉडी का हर पॉइंट सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है बात? उसके बाद देखो देखो, जैसे एक बॉटल को फेंका, अच्छा इस बॉटल को जनरली फेंकते हैं तो ये रोटेट करने लगता है ना, बट अगर मान लो ये रोटेट नहीं कर रहा और बॉटल जो है अपसाइड ही जो है ऐसे मूव कर रहा है पूरे में, तो ये भी एक जो है ट्रांसलेशनल मोशन है बॉडी का। हर पॉइंट पर जो बॉडी का वेलोसिटी होगा वो सेम वेलोसिटी होगा। क्लियर है? हर पॉइंट का सेम वेलोसिटी होगा बॉडी का। क्लियर है? और कोई रोटेशनल मोशन नहीं है इसमें इन्वॉल्व, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है ये, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है चीजें। उसके बाद देखो रोटेशनल मोशन, ये है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी और बॉडी रोटेट भी करेगी। जैसे मान लो ये कोई व्हील है, ये स्लाइड कर रहा है नीचे, तो अब इसमें जरा ध्यान देना, बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में भी है। क्यों? क्योंकि सब जो है बॉडी पूरा एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सिस्टम इज सेड टू बी इन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन व्हेन द पार्टिकल इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ मूवेबल एक्सिस। बट ये रोटेट भी तो कर रहा है, सिर्फ इसका सेंटर वाला पॉइंट जो है वो फिक्स है, पर बाकी पॉइंट को देखो तो अगर अभी इस टाइम पर P2 पॉइंट इधर है, तो अगले ही टाइम पर ये P2 पॉइंट घूम के कहीं इधर आ जाएगा, फिर घूम के इधर आएगा, ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा होगा पूरे टाइम, ठीक है। तो इसमें रोटेशनल मोशन भी है, और क्योंकि ये सिर्फ नीचे की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन भी है। क्लियर है? ऐसे ही इस बॉटल को देखो जिसको फेंका है, इसमें ट्रांसलेशन मोशन पहले था और अब रोटेशनल भी है। क्यों? क्योंकि बॉटल का ढक्कन देखो पहले यहाँ पर था, फिर हल्का टेढ़ा हो गया, फिर ऐसे हो गया, और फाइनली ऐसे घूम फिर के वापस से इसी पॉइंट पर आ जाएगा ऐसे करके। तो रोटेशनल मोशन भी है बॉडी का, मतलब बॉडी अपने सेंटर पॉइंट को एक्सेस बना के मूव कर रही है, उसके अराउंड मूव कर रही है। बात समझ में? जबकि इन फिगर्स में देखो, बॉडी किसी को भी सेंटर पॉइंट बना के मूव नहीं कर रही है, रोटेट नहीं कर रही। क्लियर है? जबकि यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। अच्छा, अब यह है रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, कि अगर एक एक्सिस फिक्स कर दो और उसके अराउंड रोटेशन तो कैसे होगा? जैसे ये फैन होता है हमारा, फैन का ये एक्सिस होता है, ये एक्सिस फिक्स है और इसके अराउंड जो है पंखियां सारी घूमती रहती हैं। ऐसे ही पॉटर्स व्हील होता है, पॉटर्स व्हील मतलब जिसपे मटके वगैरह बनते हैं मिट्टी के, तो ये जो व्हील होता है इसका भी एक सेंटर एक्सिस ये फिक्स है और इस पे इसके अराउंड ये व्हील रोटेट कर रहा होता है। हमारा अर्थ भी ऐसे ही रिवॉल्व करता है, ठीक है। गाड़ी का टायर भी ऐसे ही सेंटर एक एक्सिस फिक्स होता है और उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। ऐसे ही देखो, इसमें रोटेशन एक्सिस इज नॉट फिक्स्ड बट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस इज फिक्स्ड। रोटेशन एक्सिस फिक्स नहीं होगा पर एक पॉइंट होगा एक्सिस पे जो कि फिक्स रहेगा। जैसे इसमें देखो, ये लट्टू अगर ऐसे टेढ़ा होकर घूम रहा है तो उसका रोटेशन एक्सिस फिक्स नहीं है। अभी जब ये लट्टू इस साइड गिरा हुआ है तो उसका रोटेशनल एक्सिस ये है, जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा, जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा। बात क्लियर है? तो एक्सिस बदल रहा है लेकिन देखो एक कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स्ड है। ऐसे ही जो तुम्हारा एक मूविंग पंखा होता है, उस पंखे में क्या होता है कि इसका ये नेक भी तो घूमता है चारों तरफ, ऐसे ऐसे करके ये नेक भी घूमता है, और ये जो पंखी लगी हुई है, हाँ ऐसे घूमने वाला नहीं दिखा पंखा स्टैंड वाला? अरे नेक ही तो, नेक जैसे अभी इधर है पंखा, तो ऐसे करके ऐसे चारों तरफ ऐसे हवा देता है ना घूम घूम के, ऐसे नहीं देखा? अच्छा वो, हाँ। तो एक रोटेशन जो होगा वो, ठीक है, हो गई मैथ्स की क्लास? आओ बैठ जाओ, कहीं कहाँ बैठोगे? बैठ जा। देखो, तो ऐसे इस पंखे में दो चीजें रोटेशनल है, एक तो इसका ये नेक घूमेगा इधर इस डायरेक्शन में, क्लियर है, और दूसरा ये जो पंखा लगा हुआ है बीच में ये भी घूमेगा। तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया जिसके अराउंड ये नेक घूमेगा, और एक ये हो गया जिसके अराउंड फैन घूमेगा। क्लियर है? और इसमें भी एक कॉमन पॉइंट है जो कि ये वाला हो गया। तो ये रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन क्लियर हो गया। अब जरा आगे आ जाओ। अब देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ द सिस्टम इज द पॉइंट वेयर ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम
may be assumed to be concentrated and where the resultant of all external forces acts. सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट है जहां पे हम ऐसा मान सकते हैं कि इस बॉडी का सारा मास वहां पे कंसंट्रेटेड होगा. जैसे मान लो एक यूनिफॉर्म क्यूबॉइड है, ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म क्यूबॉइड का तुम मान सकते हो कि सारा मास यहाँ इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो इसे ही बोलेंगे सेंटर ऑफ मास है ये. क्लियर है? और हालांकि जब तुम फोर्स लगा रहोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो ये फोर्स जो है हर पार्टिकल पे लग रहा है, ठीक है, बट अगर तुम ऐसा एक रिजल्टेंट बना दो हर फोर्स का, ठीक है, हर पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट बना दो, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि ये सारा का सारा फोर्स इधर लग रहा है इस सेंटर ऑफ मास पे. क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करना है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है किसी भी बॉडी का जिस पॉइंट पर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं हम, और जो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा हम ये मान सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो बॉडी उसी डायरेक्शन मतलब वैसे ही मूव करेगी जैसे पहले मूव कर रही थी. क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, कि अगर दो पार्टिकल से एक m1 पार्टिकल है एक m2 पार्टिकल है, m1 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, मतलब कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, उस ओरिजिन से m1 का डिस्टेंस है r1 और m2 का डिस्टेंस है r2, ठीक है, तो इसका कुछ सेंटर ऑफ मास c एज्यूम कर लिया जो कि कुछ r डिस्टेंस पर है. क्लियर है? तो इसके सेंटर ऑफ मास को कैसे, इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर प्लस मास मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ मासेस, यानी कि m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. बात क्लियर हो गई? अगर मान लो यहाँ पर तीन मास भी होते हैं ना, लेट्स से यहाँ पर एक और m3 हो जाता और इसका डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से r3 होता, ठीक है, तो तुम क्या लिखते हैं? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. क्लियर है? बात सुन में सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन कैसे देना है? अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन दे रहे हो तुम, r का वेक्टर दे रहे हो तुम, r निकलेगा इससे ये वाला r. क्लियर है? इसका देखो, इफ ऑल द पार्टिकल्स हैव द सेम मास दैट इज m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, तो क्या होगा? ये m1 m2 इक्वल ही है, तो ये बनेगा mr1 प्लस mr2, इसमें से m कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? r1 r2, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 2m, तो 2m में से m और ऊपर वाला m कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? r1 प्लस r2 बाई 2. यानी कि जब दोनों मास इक्वल हो तो उनका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच होगा उस दोनों मास के. जैसे मान लो तुम्हारे पास डंबल है, ठीक है, अब इस डंबल को उठाना है और डंबल के दोनों साइड तुम्हें पता है इक्वल वेट लगा होता है ना? अगर मान लो 5 किलो का ये डंबल है तो इधर 2.5 होगा और इधर 2.5 होगा. अगर मैं बोलूं कि तुम इसे बैलेंस कर लो, हालांकि नहीं कर सकते एक उंगली पे बैलेंस, बट अगर मैं बोलूं इसे बैलेंस करो तो तुम एकदम बीचों बीच सेंटर से पकड़ोगे, ठीक है, कहीं इधर कहीं उधर नहीं पकड़ोगे. अगर इधर उधर पकड़ लिया तो बैलेंस नहीं होगा बॉल, मतलब डंबल बैलेंस नहीं होगा. तो एकदम इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है? सेंटर पे आ रहा है. क्यों आ रहा है सेंटर पे? क्योंकि इसका दोनों मास इक्वल है, और तुम खुद देखो इसका फॉर्मूला भी आ रहा है r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2, कि जो इसका डिस्टेंस है प्लस जो इसका डिस्टेंस है दोनों, फिर उसको दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो वो सेंटर पे ही आएगा. क्लियर हुई बात? सेंटर ऑफ मास का क्या होता है इक्वेशन. अब ऐसे ही सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम का दे रखा है, तुम्हारे पास m1 m2 m3 पार्टिकल्स है, उनका पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3, तो जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? m1 r1 m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3. क्लियर है? टोटल मास नीचे. अच्छा, इस टोटल मास को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद ऊपर क्या लिख सकते हो? ऊपर देखो तुम m1 r1 m2 r2 ऐसे चेंज हो रहा है तो सिग्मा क्या लिख सकते हो? सिग्मा mi ri वेयर i इक्वल टू 0 एंडिंग टू n. क्लियर है? ऐसे ही लिखते हैं इक्वेशंस को, ठीक है. अच्छा, इसके बाद ये तो बात हो गई कि चलो अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में दे रखा है, बट अगर पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में नहीं दे रखा है और कुछ कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दे रखा है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, मतलब एक 3D स्पेस में तुम्हें दे दिया है और उसमें हर पार्टिकल का अपना अपना कोऑर्डिनेट है, कुछ एक्स वाई जेड, x1 y1 z1 और दूसरे पार्टिकल का x2 y2 z2, तो उस केस में कैसे निकालेंगे? तो उस केस में x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या यूज करोगे? m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन में x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करके, सॉरी m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट डॉट. क्लियर है? ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m1 y1 m2 y2 और m3 y3 करके, z का निकालना हो तो ये चीज, और नीचे सम ऑफ टोटल मास. क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ मास में कोई प्रॉब्लम? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन भी पता चल गई, फॉर्मूला भी पता चल गया. अगर नॉर्मल दे रखा है पोजीशन वेक्टर के टर्म में तब ये वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, और अगर वैसे नहीं दे रखा, कोऑर्डिनेट करता है उस पे दे रखा है, तो फिर ये तीनों फॉर्मूले यूज होंगे. बात क्लियर है? ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, इन सबको करके देखना खुद से एक बार. ये आपने नहीं भेजा था, भेज दूंगा, ठीक है. ऐसे ही देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, के सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा. क्या हुआ? एक दो लाइन का है तो मैंने करा दिया है. थर्मल का है ना ये है, हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज का वीएस डिस्प्लेसमेंट. हाँ हाँ, तो आ रहा है यार, स्कूल वाले नहीं कराते होंगे वो अलग बात है. स्कूल वाले करवाया है.
हाँ किसी किसी स्कूल में शायद ना करा रहे हो तो अलग बात है, बट उन्हें फिर पता नहीं है ठीक से। तुम्हारी नई एनसीईआरटी की पीडीएफ में जितना भी हो सब कंटेंट आएगा इसमें वेन्स है। हाँ। अच्छा इसका देखो क्या बोला है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तुम्हें ये तो पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है वो पता करेंगे। तो देखो कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2, दो पार्टिकल हमारे पास जिनका मास m1 m2 है, और इन दोनों को लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो है x एक्सिस, और इन पार्टिकल का अपना अपना कोऑर्डिनेट x1 x2 है। ठीक है, ओरिजिन से m1 का कोऑर्डिनेट x1 है और m2 का कोऑर्डिनेट x2 है। क्लियर है। Suppose no external force act on the two particle system. Suppose the particles A and B exert an attractive force F on each other and the particles accelerate along the line joining them. क्या कह रहा है इसके ऊपर, external force कोई नहीं है, F external जो है that is 0। ठीक है, दोनों के बीच बस एक अपना attractive force है इसकी तरफ और इसकी तरफ। ठीक है, अगर तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हो तो इसके ऊपर जो attractive force होगा that will be positive F, और इसके ऊपर जो attractive force होगा that will be negative F। इतनी बात क्लियर है। इसका देखो अगर इसका तुम सेंटर ऑफ मास निकालते हो एट एनी टाइम t, तो सेंटर ऑफ मास क्या आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 m2। ये इसका x कोऑर्डिनेट देगा, और क्योंकि x ही एक्सिस पे सब कुछ लोकेटेड है इसलिए बस x निकाल के छोड़ दिया, y हमने निकाला भी नहीं क्योंकि y और z दोनों का 0 0 हो जाता। क्लियर। अब देखो जैसे जैसे टाइम पास करेगा मान लो x1 एंड x2 चेंज होंगे, हेंस x चेंजेस एंड द सेंटर ऑफ मास मूव्स अलोंग द x एक्सिस। अब कह रहा है कि अगर मान लो जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो दोनों के बीच क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और उस हिसाब से ये x1 और x2 चेंज होगा। क्लियर है। चेंज होगा तो हम निकालते हैं कि कितनी वेलोसिटी से चेंज होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, कि अगर मासेस मूव करेंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास भी तो मूव करना चाहिए। अभी हम ये सोच के चल रहे हैं, तो पता करते हैं कि सेंटर ऑफ मास मूव करके कहाँ आ जाएगा कुछ सर्टेन टाइम में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, उसके पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ये था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फिजिक्स का ब्लूप्रिंट था। अच्छा देख लूंगा अभी। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे तुम रखोगे ये m1 m2, तो 1 by m1 m2 तो जो है कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। सिर्फ ये वाला पूरा डिफरेंशिएट होगा। इसमें भी कैसे डिफरेंशिएट होगा, जैसे m1 x1 है तो m1 x1 को अगर तुम डिफरेंशिएट करने जाते हो ना तो पहले क्या होगा कि m1 को कांस्टेंट रखेंगे, dx1 by dt करेंगे, फिर x1 को कांस्टेंट रखेंगे, dm1 by dt करेंगे। अच्छा अब dm1 जो है कांस्टेंट है, ये पूरा 0 आ जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म खत्म, सिर्फ बचेगा ये, और dx1 by dt क्या हो जाएगा v1, तो m1 v1 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा m1 v1, इसका आंसर हो जाएगा m2 v2, लिख दिया यहाँ पर, और m1 m2 एज इट इज है। क्लियर है। कैसे डिफरेंशिएट करा, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2 आ जाएगा एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम पे, ये बात तो पहले ही क्लियर कर दी, सिर्फ उनका अपना इंटरनल फोर्स है जो कि उनका अट्रैक्शनल फोर्स है, तो उस हिसाब से अगर तुम एक्सेलरेशन निकालते हो फर्स्ट पार्टिकल का a1, तो a1 होगा फोर्स अपॉन में मास। ठीक है, और a1 पे कौन सा फोर्स लग रहा था, देखो इस पे प्लस ही f लग रहा है ना, तो इसका मास 1 का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा a1 बाई f। क्लियर है, सॉरी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज f बाई m1, और a2 निकालते हो तो ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ f बाई m2। क्लियर है, क्योंकि a2 के ऊपर ये इसके ऊपर मास 2 के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है ना फोर्स, पीछे की तरफ। ठीक है, तो a1 तुम्हारा ये आ गया f बाई m1 और a2 आ गया माइनस f बाई m2। अब अगर तुम एक्सेलरेशन लिखते हो इसका, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, इक्वेशन यही था m1 a1 m2 a2। अब इस a1 और a2 की जगह पर तुमने जो ये वैल्यूज निकाली f बाई m1 f बाई m2, इसे रिप्लेस करो। जब रिप्लेस करोगे तो तुम खुद ही देखोगे कि यहाँ से देखो m1 प्लस m2 है, और ये f बाई m1 और ये नेगेटिव ऑफ f बाई m2 है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो m1 से m1 कट जाएगा अंदर, m2 से m2 कट जाएगा, ये क्या होगा f माइनस f 0, तो ये 0 आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 0। ठीक है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 आ रहा है। अब एक और चीज देखो, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फोर्स एक्सटर्नल के बराबर होगा और एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एट टू 0, ACM must be 0, hence the velocity of the center of mass is constant. If initially the center of mass was at rest, it will continue to be at rest. The individual particles may go on complicated path, but the center of mass will be obtained at the same position. कि तुम्हारा एक्सेलरेशन ही 0 आ रहा है, और एक्सेलरेशन कब 0 आता है, एक्सेलरेशन 0 आ रहा है इसका मतलब फोर्स 0 लग रहा है, और अगर फोर्स 0 लग रहा है तो किसी चीज पे अगर फोर्स 0 लग रहा है तो क्या उसके पोजीशन में चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों, मतलब क्या कहता है मोमेंट ऑफ सॉरी इनर्शिया, यही तो कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई चीज अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन पे ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो क्या वो स्टार्टिंग में मोशन में था, नहीं था। ठीक है,
स्टार्टिंग में कैसे था, वो रेस्ट पर था, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो अभी भी रेस्ट पर ही रहेगा। तो तुम्हारे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ये जो पार्टिकल था m1 m2 ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर सकता है अपने इंटरनल फोर्स के कारण, लेकिन क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो ये सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा और यहीं का यही रहेगा। यानी कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर इनिशियली यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बात क्लियर हो गई? तो इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल भी थे जो मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम बताए थे। एक्सप्लोजन ऑफ अ शेल इन फ्लाइट, इसका मतलब क्या है, तुमने एक बॉम्ब फेंका, बॉम्ब मतलब हैंड ग्रेनेड। अब हैंड ग्रेनेड क्या होता है, वो फटता है हवा में, तो तुमने मान लो हैंड ग्रेनेड को ऐसे करके फेंका हवा में, अलग अलग टाइप होते हैं, इम्पैक्ट टाइप ग्रेनेड होता है, एक ऐसे करके अलग अलग टाइप के ग्रेनेड होते हैं। कुछ ग्रेनेड क्या होते हैं कि वो देखो दो टाइप के ग्रेनेड होते हैं एक्चुअल में। क्या होता है कि एक ग्रेनेड ऐसा होता है उसको तुम निकाल के फेंको, उसमें टाइम सेट होता है, वो 6 सेकंड का टाइम सेट होता है, 6 सेकंड बाद फटता है वो। एक ग्रेनेड होता है वो जब टकराएगा तब फटेगा, ठीक है। तो हम जो अब जनरली यूज करते हैं वो 6 सेकंड वाला यूज करते हैं, टकराने वाला नहीं फेंकते हैं जनरली, क्योंकि टकराने वाला फेंकेंगे तो क्या होगा, अगर मान लो इनकेस वो नहीं टकराया, किसी ने कैच कर लिया गलती से, तो उठा के तुम पे फेंक सकता है दोबारा। और 6 सेकंड इसका टाइम रखा गया, 6 सेकंड भी इसलिए रखा गया। और तुम देखोगे कभी भी कोई जो है बंदा तुरंत में ग्रेनेड का पिन निकाल के तुरंत नहीं फेंक देता, इंतजार करता है, 1-2 मिनट के बाद फेंकता है वो, 1-2 मिनट सॉरी 1-2 सेकंड के बाद फेंकता है। वो क्या करता है कि वो अंदाजा लगाता है कि कितनी दूर से फेंकना है, क्योंकि अगर मान लो उसने जल्दी फेंक दिया और मान लो टारगेट पास में ही है, तो 6 सेकंड फटने में, उसने जल्दी फेंक दिया, 3 सेकंड में जाके गिर गया, जिस बंदे ने देखा उसने ग्रेनेड उठाया वापस फेंक दिया, तो उतने देर में उसके पास पहुंच जाएगा और उसके पास जाके फट जाएगा। तो हमेशा कैलकुलेट कर लेता है कि डिस्टेंस कितना है, प्रोजेक्टाइल को जाने में कितना टाइम लगेगा, वो उसी हिसाब से फेंकता भी है। इसलिए प्रोजेक्टाइल का यहाँ पे सब इम्पोर्टेंस है, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, हाँ ठीक है, टाइम टेकन, टाइम ऑफ फ्लाइट, सबका रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, तो ऐसे जब वो फटता है, एक्सप्लोजन होता है, तो तुमने ग्रेनेड को इस पाथ पे फेंका था, तो ग्रेनेड के रास्ते में मान लो हवा में जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है, और वो अलग अलग अपनी डायरेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन बट इन सब का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इन सब पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अभी भी यही पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा होगा। समझे इस बात को? ठीक है, हाँ, इन सब का सेंटर ऑफ मास, the center of mass of the system will continue to follow the same parabolic path of the shell before explosion। इन सबका सेंटर ऑफ मास हमेशा यही पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा। क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है ना। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो तुमने अभी भी पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास पे जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाता रहेगा, रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा, भले वो फट जाए, उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा। ऐसे ही मोशन ऑफ अर्थ मून सिस्टम भी बताया था। अर्थ मून सिस्टम क्या है? अर्थ मून सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है एक्चुअल में वो ऑर्बिट कर रहा है सन को, तुम्हारा अर्थ ऑर्बिट नहीं कर रहा, तुम्हारा मून ऑर्बिट नहीं कर रहा, उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑर्बिट कर रहा है सन को। क्लियर है? ये बताया भी था उस टाइम पे, फिगर वगैरह था। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब सुनो, तुम्हारे पास अगर, हाँ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में डिफरेंस क्या है? हाँ वो भी बताऊंगा अभी है इसमें। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास क्या है कि सेंटर ऑफ मास हो गया तुम्हारा जहां पर सारा मास कंसेंट्रेटेड है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा वो हर पॉइंट की ग्रेविटेशनल फोर्स की रिजल्टेंट की इक्वल लगेगा। जैसे मान लो ये पहाड़ है, अब इस पहाड़ के ढेर सारे पॉइंट होंगे और इन सब पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा क्योंकि इनकी हाइट में डिफरेंस है, तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे एक्ट करता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अभी बताऊंगा इसी में। और सेंटर ऑफ मास वो हो गया जहां पर तुम्हारा सारा मास कंसंट्रेटेड है। और जनरली जो है छोटे ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होता है, बट बड़े ऑब्जेक्ट्स का जैसे पहाड़ हो गया और जो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता है, उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हल्का सा ऊपर नीचे होता है। अब देखो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तुम्हारे पास मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो उन सबका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो p1 p2 प्लस pn तक होगा। और सेकंड लॉ क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और मान लो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 होगा, इसका मतलब मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। हालांकि ये इस चैप्टर का नहीं है, ये है तुम्हारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक। ठीक है, हाँ अच्छा, इसका देखो डिके ऑफ न्यूक्लियस। जैसे मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस अगर फटता है यानी कि दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो एक पेरेंट न्यूक्लिया है और वो दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, तो दोनों जो न्यूक्लिया के पार्ट है वो अलग अलग मोशन में मूव करेंगे। ठीक है, वो अलग अलग मोशन में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे ताकि उनका मोमेंटम कंजर्व रहे। अरे उसी पार्ट पे है, थर्ड लॉ का एक्चुअल में ये डेरिवेशन है। थर्ड लॉ में क्या कहता है, जैसे तुम बोट पे हो, बोट से अगर तुम उतरते हो तो तुम आगे जाओगे तो बोट पीछे जाएगा नदी में, हाँ अपोजिट रिएक्शन वाला। तुम गन फायर करते हो तो तुम्हारा शोल्डर जर्क मिलेगा, तुम्हारे शोल्डर को गन पीछे आएगा, तो मोशन कंजर्व रखने के लिए। ठीक है,
तो जैसे ये रेडियम था, रेडियम जो है हीलियम और रेडॉन में टूटा है, तो दोनों देखो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ताकि उनका जो भी रिजल्टेंट है वो सेम रहे मतलब मोमेंटम जो है वो सेम रहे, मोमेंटम कंजर्व रहे। ऐसे ही मोशन ऑफ बाइनरी स्टार, इन केस ऑफ मोशन ऑफ बाइनरी स्टार इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टेड द सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास मूव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल। कि जैसे कोई एक बाइनरी स्टार मतलब दो सिस्टम है दो स्टार्स का, अगर वो जो है मूव कर रहे हैं बिना एक्सटर्नल फोर्सेस के, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो फ्री पार्टिकल की तरह मूव कर रहा होता है। जैसे अगर तुम यहाँ पर भी देखो तो सेंटर ऑफ मास जो है पार्टिकल का वो ऐसे मूव करता रहेगा अपना, और दोनों जो हीलियम और रेडॉन है वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये रेडियम था आई गेस, रेडियम, रेडॉन और ये हीलियम। हाँ रेडियम मैडम क्यूरी का डिस्कवरी, हालांकि एक बार चेक कर लेना केमिस्ट्री में श्योर नहीं हूँ मैं, बट ये रेडियम है और रेडॉन है। तो ये बस उसका ही था कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, जो तुमने न्यूटन और लॉज ऑफ मोशन में बहुत पढ़ा है, गन का पढ़ा है, फायरमैन होस पाइप पकड़ के खड़ा होता है तो टाइट पकड़ के खड़ा होना चाहिए, वही सब बातें हैं। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, के रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, ये दिया हुआ है। जैसे एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब ये मान लो ये एक रॉड है या एक सिलेंडर समझ लो, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक तो इसके एक्सिस, रॉड भी एक टाइप का सिलेंडर ही, बस रॉड पतला होता है। क्या बता रहे हो? ये बता रहा हूँ सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है कुछ पर्टिकुलर बॉडीज का। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब इस पॉइंट पर होगा, बीचों बीच यहाँ पर इस पॉइंट के नीचे। समझ में आई बात? इसके बाद एक यूनिफॉर्म रिंग और यूनिफॉर्म डिस्क का कहाँ होगा, तो यूनिफॉर्म रिंग है या डिस्क है तो उसका इसके अपने सेंटर पर होगा। उसके बाद यूनिफॉर्म सिलेंडर वहीं पे एट द सेंटर ऑफ इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का कहाँ होगा, एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियन। हाँ ट्राइंगल के जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसके सेंटर तक जाता है, इसके से इससे सेंटर तक, यहाँ से ऐसे, तो इसका मीडियन का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? हाँ हाँ 10th में था मीडियन वगैरह। अच्छा इसके बाद देखो और क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन में कराया हुआ है क्या होता है। ठीक है देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा विद टाइम। इसको अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देते हो तो ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और ओमेगा क्या है, ओमेगा ही एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और अभी थीटा है, थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। जैसे अगर मैं तुम्हें एक सर्कल बना के दिखाऊं, हाँ तो अगर मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया तो ये अगर s था डिस्टेंस और ये थीटा है, तो थीटा इज आर्क s अपॉन में रेडियस। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो तुम डी एस बाई डी टी अपॉन में रेडियस भी है ना, तो अपॉन में रेडियस। ठीक है, अभी ds बाई dt क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है अपॉन में टाइम, ये तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी, ये ds बाई dt लीनियर वेलोसिटी, तो v बाई r आएगा, ये v बाई r यानी कि ओमेगा इक्वल टू v बाई r, यानी कि v इक्वल टू ओमेगा r। क्लियर है, ये डिराइव हो गया, यही डेरिवेशन वहां पे भी प्रोजेक्टाइल में बात सुन आई। तो v इक्वल टू ओमेगा r यानी कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी ओमेगा बाई dt। इसको वापस से क्या लिखोगे, तो डी ओमेगा बाई dt। अच्छा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ओमेगा को भी हाँ या फिर एक काम करो dv बाई dt से शुरुआत करो, तो dv बाई dt तुम वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो वेलोसिटी क्या आएगा तुम्हारा ओमेगा r। तो एक तो ये एंगुलर एक्सेलेरेशन हो गया, और अगर तुम dv बाई dt कर दो तो लीनियर एक्सेलेरेशन आएगा, और लीनियर एक्सेलेरेशन मतलब किसके बराबर है, ये dv किसके बराबर है, तो dv बराबर है ओमेगा r के, यानी कि ओमेगा r का करना है d बाई dt। ठीक है, अब r तो कांस्टेंट है तो r तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d ओमेगा बाई dt। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये लीनियर एक्सेलेरेशन a के इक्वल है क्योंकि dv बाई dt से शुरुआत हुई थी। ठीक है, और d ओमेगा बाई dt क्या है, अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू r अल्फा। बात क्लियर है, दोनों आ गए समझ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, शुरुआत जब भी करोगे तुम्हें लीनियर अगर एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेशन निकालना है तो एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक चीज पहले क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट, जिसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी मिलता है, तो डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले से शुरू करना कि डी थीटा बाई डी टी इज v इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी वगैरह करके। ठीक है, ओमेगा मतलब ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ऐसे एक्सेलेरेशन पे आओगे तो एक्सेलेरेशन से पहले क्या आता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाले के डिफरेंशिएशन शुरू करना डी बाई डी टी, अपने आप ही चीजें होती जाएंगी फिर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ये सब नहीं बताऊंगा, वेक्टर प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या होता है,
डिटर्मिनेंट बना के करते हैं, आई जे के क्या और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। हाँ, और बीच में माइनस ध्यान रखना, इधर सेकंड टर्म माइनस वाला होता है। इसके बाद टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा यहाँ पर देखो चीजें बदलती हैं, जैसे वहां पर तुम्हारा लीनियर मोशन में फोर्स होता है, यहाँ पर टॉर्क होता है, ठीक है, बस आर एफ होता है टॉर्क का फॉर्मूला, बस जो भी है फोर्स को तुम आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब लीनियर वाले को मल्टीप्लाई कर दो आर से तो एंगुलर बन जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर मत अप्लाई कर देना, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर लीनियर इक्वल टू एंगुलर इंटू आर है, जबकि यहाँ पर एंगुलर इक्वल टू लीनियर इंटू आर है। तो इसको ध्यान रखना, बस इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना, बाकी ध्यान रखना कि बाकी में एंगुलर इज इक्वल टू आर इंटू लीनियर होता है, ये लीनियर है और ये एंगुलर है, इंटू इक्वल टू आर इंटू लीनियर, बस यहाँ पर उल्टे हैं, यहाँ पर ये लीनियर है एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू आर अल्फा, और यहाँ पर लीनियर इक्वल टू एंगुलर इंटू आर है, और यहाँ पर एंगुलर इक्वल टू लीनियर इंटू आर है, बस इन दोनों के लिए ध्यान रखना, ठीक है, कि v इक्वल टू ओमेगा आर और a इक्वल टू आर अल्फा, बाकी इन सब के लिए t टाउ इक्वल टू आर एफ, ठीक है ना, टॉर्क आर एफ होता है, अभी ड्राइव करते हैं। हाँ पहले भी बताया था, हाँ ये सब मैंने पहले बताया हुआ, अभी तो रिवाइज करा दोबारा बता रहा शायद एक दिन लगा था कि हूँ। अब देखो टॉर्क के लिए क्या बोला है, टॉर्क के लिए कह रहा है द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स about that point and is measured as the product of force and the perpendicular distance between the point and the line of action of force। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। मेजर कैसे करते हैं, मेजर करते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे मान लो तुम्हारा गेट है, तुम्हारे गेट पे क्या है कि तुम्हारा गेट इधर हिंज से बंधा होता है, हिंज से लॉक्ड होता है, और इधर तुम्हारा वो लगा होता है नॉब, इस नॉब को तुम आगे धक्का देते हो, तो इसको आगे धक्का देते हो, फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, ठीक है, और एक यहाँ से फिक्स्ड है तो यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है सॉरी ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है वो पॉइंट जहां पर एक्सेस जिसके अक्रॉस रोटेट करेगा, ठीक है। तो जहां पे तुम जितना भी फोर्स लगा रहे हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है। जैसे यहाँ पर बोला है कि एक पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P पे इस डायरेक्शन में कुछ F फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर है। तो इस फोर्स को जो लगा रहे हो, अच्छा इसका रोटेशन किसके अराउंड करा रहे हो, तो ये उसका एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसे है, ऐसे है, P पॉइंट से यानी कि R से इस डिस्टेंस है जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों पॉइंट को, एक्सिस को और उस पार्टिकल को जिसको हम रोटेट कराने वाले हैं, उन दोनों लाइन जो ज्वाइन कर रही है उन दोनों लाइन के साथ फोर्स का एंगल कुछ थीटा बन रहा है, ठीक है। तो टाउ क्या होता है, टाउ इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पीछे तक एक्सटेंड करेंगे, तो ऐसे आ गया, ठीक है, और एक्सिस ये है, यहां से इस पॉइंट के क्रॉस रोटेट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, क्लियर है बात। और अगर ये r है, ये एंगल है थीटा, तो ये थीटा है, ये हाइपोटेनस है, और ये वाला ही तो मुझे पता करना है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है ये, मान लो लेट्स से इसे ON कह देते हैं, तो परपेंडिकुलर ON अपॉन में हाइपोटेनस R, तो तुम खुद देखो ON इज इक्वल टू R sin थीटा, ठीक है। और टाउ क्या होता है, टाउ होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ON, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय R sin थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, R क्रॉस F, क्लियर है, क्योंकि RF sin थीटा क्रॉस होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है sin थीटा जब भी होता है, क्लियर है, समझ में आया टॉर्क का। जितना परपेंडिकुलर होता है, हाँ, it is the product of force and the perpendicular distance between the rotational axis and the point of rotation, मतलब point which we are rotating, ठीक है। अच्छा एक चीज और बोलते हैं कि जो गेट का नॉब है, जैसे गेट है, ये गेट का जो हैंडल है वो इधर ही क्यों देते हैं एंड में, अरे भाई इधर दे दे, तो इधर से ऐसे गेट तुम क्यों नहीं खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा। टॉर्क देखो, तुम्हें एक फिक्स टॉर्क चाहिए गेट खोलने के लिए, और अगर तुम R क्रॉस F होता है, ठीक है, अगर तुम R जो है घटा देते हो तो तुम्हें फोर्स तो ज्यादा लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए अच्छा है तुम R को बढ़ा दो तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा और गेट इजीली खुल जाएगा, इसीलिए हम ये R को बढ़ा देते हैं, बात समझ में आई। इसीलिए डोर के जो नॉब है वो एंड की तरफ लोकेटेड होते हैं, हिंज की तरफ नहीं लोकेटेड होते, क्लियर है। क्या कह रहा है, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, ये भी वही बात कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो टॉर्क है वो कुछ नहीं है, वो रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का, जैसे फोर्स होता था लीनियर मोशन में, यहाँ पर टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन में होता है। और ये क्या होता है, टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा और R और F के, क्यों, अरे क्योंकि R क्रॉस F है ना,
तो आर क्रॉस एफ जो होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, किस रूल से देते हैं, स्क्रू रूल से। जैसे मान लो आर का डायरेक्शन ये है, एफ का डायरेक्शन ये है, नहीं आर का डायरेक्शन, हाँ ऐसा भी एक रूल था, और एफ का रूल डायरेक्शन ये है। तो तुम्हें अगर पता करना है कि आर क्रॉस एफ क्या होगा तो इस पॉइंट पर रखो, इस पॉइंट पर पता करना है टॉर्क, तो आर से एफ की तरफ स्क्रू को घुमाओ। अगर स्क्रू को ऐसे घुमाते हो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो स्क्रू कहाँ जाएगा बताता हूँ मैं, तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा ना। कभी घर में काम करोगे छोटे मोटे तो पता होगा, अगर स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओ तो अंदर जाता है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा आर क्रॉस एफ करना, क्योंकि ध्यान रखना फॉर्मूला ही आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन फिर आउट ऑफ द पेपर आएगा, डॉट, समझ में आया? हाँ ठीक है, तो हमेशा स्क्रू रूल से याद रखना। मैं जनरली वैसे फिगर में देख सकते हो, नोट से मैंने एक और फिगर बनाई है, अभी मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल करके बताया हुआ है, क्लियर? राइट। हाँ ऐसे करके बताया हुआ है, एक बार चेक कर लेना, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो स्क्रू से याद रखा है मैंने, तो स्क्रू से ध्यान रख लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब देखो ये आर है ये एफ है, इसमें अब तुम 90 डिग्री भी तो नहीं बना पाओगे, अगर तुम ये कुछ सोचते ही हो तो इसमें तुम 90 डिग्री भी तो नहीं बना सकते, ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री क्योंकि है नहीं, इस बात समझ में आई? अच्छा इसके बाद क्या बोल रहा है, अगर मान लो तुम्हारा टाउ 0 है, इसका मतलब बॉडी जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जैसे वो बॉटल जो था वो ऐसे उड़ के इधर जा रहा था ना ऐसे करके, और खड़ा ही था, ऊपर की तरफ ही था उसका कैप, ऊपर की तरफ ही है कैप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर टॉर्क 0 है क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन लीनियर मोशन है, बात समझ में आई? जैसे ये स्लाइड के नीचे बॉडी जा रहा था तो ट्रांसलेशन मोशन है लेकिन रोटेट नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर टाउ 0 है, रोटेशनल मोशन 0 है, बट लीनियर मोशन है, यानी कि एफ जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और कभी अगर एफ 0 हो और टाउ नॉट इक्वल टू 0 तो बॉडी जो है ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं दिखाएगा, जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पर रहेगा। जैसे व्हील है, जैसे फैन है, फैन चलता है ना तुम्हारा, तो फैन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा होता है, वो आगे पीछे तो नहीं छत पे इधर उधर घूमता है, लेकिन बस अपनी जगह पर रोटेट करता है, तो उसका टाउ 0 नहीं है बट फोर्स 0 है। और कहीं पर तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कि ये जो है लीनियर इक्विलिब्रियम में है, फोर्स 0 पर टॉर्क 0। हाँ अगर फोर्स 0 नहीं होता ना तो तुम्हारा पंखा छत पे इधर से उधर मूव करता और घूमता भी रहता, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो फोर्स 0 लग रहा है उसके ऊपर, पंखा इधर उधर मूव नहीं करेगा, छत पे जिस पॉइंट पर फिक्स है उसी पॉइंट पर फिक्स रहेगा और अपना घूमता रहेगा घूमता रहेगा, बात समझ में आई? तो हम इसे बोलते हैं, इसमें क्या लीनियर इक्विलिब्रियम है, मूव तो नहीं कर रही बॉडी, तो इसमें लीनियर इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, बात समझ में आई? लीनियर इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि टाउ 0 नहीं है, ठीक है। और जैसे कोई बॉडी है, जैसे ये स्लाइड कर रही है बॉडी, इसके ऊपर टाउ 0 है, रोटेट थोड़ी कर रहा है बॉडी, ऐसे ऐसे घूम थोड़ी रहा है, बस आगे को फिसल रहा है, तो फोर्स 0 नहीं है बट टाउ 0 है, तो हम बोलेंगे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन लीनियर इक्विलिब्रियम में नहीं है, बात समझ में आएगी? अपने आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और मान लो किसी बॉडी पे टॉर्क भी 0 हो गया और फोर्स भी 0 हो गया, यानी कि तुम्हारा पंखा बंद है, पंखा बंद है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और लीनियर इक्विलिब्रियम भी है, बात समझ में आ गई? जैसे पंखा बंद है, हाँ ये है, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी और लीनियर इक्विलिब्रियम में भी है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन मत होगा। है ये टाउ है, टाउ इक्वल टू 0, टॉर्क कैसे लिखते हैं, थोड़ा बड़ा सा लिख के दिखाना। अरे बड़ा सा क्या लिख के दिखाऊं, ये ऐसे डंडा खींचो और ये इसको मोड़ दो, अरे जैसे सब उल्टा जैसे छाता होता है ना, छाते का हैंडल है ये, और ये अरे उल्टा जैसे हाँ अब दो। इसका आंसर क्या है? Find the torque about the origin with the when a force of 3 j cap newton acts on a particle whose position is 2 k cap newton। तो अब देखो तुम्हें क्या टॉर्क पता करना है, टॉर्क क्या होगा, RF, ये 2 k है और ये 3 j है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो I J K ऐसे लिखते हैं, इसका इसके साथ होता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो तुम किसका कर रहे हो, J का K के साथ कर रहे हो, तो J का K के साथ करोगे तो I मिलेगा, 3 2 6 I क्या, क्लियर है? ठीक है। और लेकिन ये फोर्स जब 0 होगा और टाउ 0 नहीं होगा, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे आएगा? लाइक फोर्स को 0 अगर टाउ इज इक्वल टू आर एफ होता है ना, तो एफ को अगर 0 रखोगे तो टाउ भी 0 ही हो जाएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो उसमें 0 नहीं होता, लाइक नहीं ऐसे नहीं होगा। अरे सिंपल, ये जो F है वो वाला F नहीं है जो तुम लगा रहे हो, वो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से चेंज हो जाएगा। बात को थोड़ा समझो, जैसे अगर मान लो मुझे एक कोई बॉडी है,
इस बॉडी को रोटेट भी करवाना है और आगे भी लेके जाना है। तो एक फोर्स तो इसके ऊपर मैं इधर से लगा रहूंगा इसे रोटेट करने के लिए, और एक फोर्स इस पे लगा रहूंगा ऐसे आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो फोर्स है वो फोर्स है जो इसे लीनियर इक्विलिब्रियम में नहीं रहने देगा, और ये जो फोर्स है ये वो है जो इसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहने देगा, रोटेट करवाएगा। तो दोनों फोर्स एक तरीके से अलग है, एक ही फोर्स नहीं है जो एक्ट करेगा वही उसे रोटेशन भी देगा, है ना। जैसे अगर यही टैबलेट रखा हुआ है, इसको मैं अगर सिर्फ ऐसे दूं तो इसको रोटेशन होगा ही नहीं, ये सिर्फ लीनियर मोशन होगा, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स अलग अलग होते हैं, उसको उस समय जोड़ना। इधर जो टाउ इक्वल टू आर एफ होता है वो एफ रोटेशन के लिए ही फोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा मतलब कैसे है ना। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो। ये तो हालांकि अगर करना हो हाँ तो F1d1 इक्वल टू F2d2 होता है, मतलब तुम्हारा जो भी लोड है, लोड इक्वल होगा इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। नहीं समझी इस बात को कि तुम्हारा जैसे वो होता है ना फलक्रम होता है, तो फलक्रम है, अगर मान लो इसके ऊपर ज्यादा लोड रख दिया तो या तो अब तुम अपना ये लीवर बड़ा कर लो या फिर इधर ज्यादा फोर्स लगा लो तो तुम इसे उठा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो जितना भी लोड है उतना लोड आर्म मल्टीप्लाई बाय एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो अगर तुम एफर्ट को फिक्स रखना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो कि भाई इधर से लोड आर्म बढ़ा दो, मतलब इधर अगर तुम बढ़ा देते हो ऐसे करके तो इजी हो जाएगा, या जो भी है, ठीक है, इसको देख सकते हो। तो F1d1 इक्वल टू F2d2। तुम्हें अगर पता तो गैलीलियो ने एक बात बोली थी कि अगर मुझे जितना मैं बोलूं उतने लेंथ का अगर तुम मुझे लाके लीवर दे दो तो मैं उससे अर्थ को भी उसके एक्सेस से पलट सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, पूरे अर्थ को लिफ्ट कर सकता हूँ। गैलीलियो ने एक बात बोली थी कि अगर तुम मुझे मेरे लेंथ का मतलब जितना मैं बोलूं उतने लेंथ का अगर तुम रॉड लाके दे दो तो उससे मैं लीवर बना के अर्थ को भी उठा सकता हूँ, अर्थ का भी वेट उठा सकता हूँ अकेले, जितना मैं बोलूं। हाँ, क्योंकि अगर तुम लीवर का ये बड़ा कर दोगे आर तो उसमें तुम थोड़े से ही फोर्स में उठा सकते हो इस पूरे अर्थ को, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला भी कॉन्सेप्ट है ना, तो वैसे एक ये भी कॉन्सेप्ट है चीजों को लिफ्ट करने का, हैवी चीजों को लिफ्ट करने का, लीवर, ठीक है ना। बड़े बड़े पत्थर वगैरह को कहीं पे ले जाना होता है तो कैसे करते हैं, ऐसे ही फलक्रम बना के करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ एंगुलर मोमेंटम पे। तुम्हारे पास लीनियर में होता है लीनियर मोमेंटम और रोटेशनल में होता है एंगुलर मोमेंटम, और जैसे यहाँ पर टॉर्क था भाई आर इंटू एफ, ठीक है, अब इतना मत समझो, सब एट्थ में निकल चुका है। फलक्रम होता है ये जो नीचे एक सपोर्ट देते हैं, अरे सीसॉ झूला है, सीसॉ झूला है कभी, झूला, तुम गलत झूले झूल रहे हो फिर, ठीक है। कभी पार्क में जाओ, सीसॉ नहीं देखा, इधर बैठता है एक उधर बैठता है और ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वही फलक्रम होता है, यही लीवर होता है, ठीक है। जैसे अब तुम मान लो, हाँ वो क्या वो अच्छा कभी ये नोटिस किया तुम लोगों को, चलो ठीक से ही बता देता हूँ, जैसे मान लो यही वो झूला है, तुमने कभी ये नोटिस किया अगर तुम यहाँ पर बैठ जाओ पास में और वो बंदा दूर बैठा है तो वो हल्का, अरे इधर ध्यान दो जरा, वो हल्का भी होगा तो तुम्हें उठा लेगा, है ना। तो सोचो अगर उसने अपनी तरफ का ये लेंथ बढ़ा लिया तो तुम्हें उठा लेगा इजीली। यहीं पे तुम अब कोई हल्का हो और तुम दूर बैठ जाओ, ये भी अब दूर बैठ जाए, तो अब दोनों का बैलेंस हो जाएगा, ऐसे झूलते रहेंगे, है ना। इसका मतलब अगर तुम अपनी तरफ से ये आर्म बढ़ा लेते हो तो तुम ज्यादा फोर्स को भी उठा सकते हो, या उसका कम कर देते हो तो ज्यादा फोर्स का भी उठा सकते हो, क्लियर है, वो वाली चीज होती है। शीशों को याद कर लेना जब ऐसा कुछ है। अच्छा, इसके बाद जो एंगुलर मोमेंट, हाँ एंगुलर मोमेंटम भी थे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होगा आर क्रॉस पी। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम भी जो है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है। पहले निकालते हैं कैसे, देखो लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको जो ढेर सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है, उसका कोई भी एक पार्टिकल मान लेते हैं एम आई, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो है आर आई, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर आई फ्रॉम द एक्सिस, मतलब जैसे मान लो कोई भी बॉडी है, लेट्स से ये डिस्क है, इसका ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस से ये जो पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट है एम आई, और ये कितने डिस्टेंस पर है इस एक्सिस से, आर आई डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, जब ये रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबका एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, मतलब सेम होगा सबका, क्योंकि जितने टाइम में इस पार्टिकल को इधर आना है उतने टाइम में इस पार्टिकल को भी इधर आना पड़ेगा साथ ही साथ, क्योंकि इसके पीछे ही रहना है ना। अगर कांस्टेंट ना हो एंगुलर वेलोसिटी तो ये पार्टिकल घूम के तेज आगे निकल जाएगा और ये वाला पीछे रह जाएगा, क्योंकि इसको तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना,
खुद ही सोचो, ज्यादा रेडियस ट्रैवल करना है इसको तो ज्यादा सर्कमफेरेंस ट्रैवल करना है, और इसको कम सर्कमफेरेंस ट्रैवल करना है, सिर्फ इतना ही। क्लियर है? तो एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम रहता है। तो सबसे पहले तो लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। अच्छा, इसका लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी v होता है ओमेगा आर, तो वी आई हो जाएगा ओमेगा आर आई। क्लियर है? और इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम होता है mv, तो mi vi, यानी कि mi और vi की जगह पर ri ओमेगा। क्लियर है? अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। ठीक है? तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस इज, ये था क्या? mi ri ओमेगा। ये तो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम है, तो एम आई आर आई ओमेगा लीनियर मोमेंटम हो गया। और एंगुलर मोमेंटम बनाने के लिए आर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है? ठीक है, कोई परेशानी? देखो तुम्हें क्या करना था, वेलोसिटी होता है ओमेगा आर, और लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम पी होता है एम वी, तो ये हो गया एम ओमेगा आर। एंगुलर मोमेंटम होता है एल आर क्रॉस पी। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? एम ओमेगा आर इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है? अब देखो टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द, सॉरी ऑफ द होल बॉडी अबाउट द एक्सिस, टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो ढेर सारे पार्टिकल्स का, अच्छा ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, तो ओमेगा को बाहर निकाल सकते हो, ओमेगा को बाहर निकाल लोगे और सिग्मा लगा दोगे किसके लिए? एम आई आर आई स्क्वायर के लिए, एम आई आर आई स्क्वायर के लिए। अच्छा, एम आई आर आई स्क्वायर के लिए जो सिग्मा होगा, इसी को मैंने बोल दिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों बोल दिया? वजह है बोलने की, जरा तुम ध्यान देना। इधर तुम्हारे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये आया है, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एम वी। जहां पर ये लीनियर वेलोसिटी होता है, तो ये यहां पर इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो जो भी चीज बची है, यानी कि एम आर स्क्वायर, ये जरूर मास होगा। तो जैसे लीनियर में ये मास होता है, यहाँ पर ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आर स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि एम आई आर आई स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा एज इट इज, सो एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। बात क्लियर हुई? मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा से बता रहा हूँ, तो बड़ा ध्यान देना और सुनना इस बात को, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि रोटेशनल चैप्टर बहुत इजी है, लेंदी है लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि सारा चीज तुम्हारा लीनियर से रिलेट होता है। बेमतलब का हुआ बना रखा है इस चैप्टर को, थोड़ा सा ध्यान दोगे सब समझ में आ जाएगा। दोबारा ध्यान देना। मैंने क्या बोला? वेलोसिटी इज ओमेगा आर, ये बात क्लियर है। लीनियर मोमेंटम इज एम वी, तो यहां पर लीनियर मोमेंटम एम वी हो गया, और एंगुलर मोमेंटम होता है आर पी, आर क्रॉस पी। ठीक है, तो आर हो गया, और पी की जगह पर क्या लिखोगे? एम वी, और वी की जगह पर क्या लिख सकते हो? ओमेगा आर, तो आर एम ओमेगा आर। ये क्या बना? ये बन गया एम ओमेगा आर स्क्वायर। अब इसको अगर तुम, मैंने हमेशा बोला है ना कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम या लीनियर फोर्स और एंगुलर फोर्स जो कि टॉर्क है, उन सब में रिलेशन होता है। जैसे तुम टॉर्क को ही देखो तो टॉर्क है आर क्रॉस एफ, इसका रिलेशन है फोर्स के साथ, लीनियर वाले के साथ, तो इसका भी रिलेशन होगा। ठीक है, इसका भी आर क्रॉस कुछ रिलेशन होगा, वो रिलेशन पकड़ते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, जहां पर m उसका मास होता है और v जो है वेलोसिटी होता है। जैसे यहाँ पर तुम देखो लीनियर मोमेंटम m मास और v वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम में ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी वाला पार्ट मुझे मिल गया। अब क्या बचा? m बचा ना। तो इसका सोचने वाली बात क्या है कि जैसे यहाँ पर ये m जो होता है वो मास होता है, तो यहाँ पर जो चीज बची m r स्क्वायर, तो m r स्क्वायर जो बचा ये कुछ नहीं बल्कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। लीनियर में इसे मास बोलते हैं, एंगुलर में इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI बोलते हैं। बात क्लियर हुई? और वो क्या होता है? mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया i। आगे भी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया आई ओमेगा, आई ओमेगा कह लो, या फिर एंगुलर मोमेंटम को कह लो r क्रॉस p, लीनियर मोमेंटम, सॉरी r क्रॉस लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? दोनों फॉर्मूले आ गए, इसी से ये भी ड्राइव किया है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई का बस यहाँ पर क्या फॉर्मूला है? mr स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? m r स्क्वायर ओमेगा। समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ऐसे ही देखो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन, अगर तुम्हें याद हो तो फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है, जो कि सेकंड लॉ से आता है न्यूटन के, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई dt, है ना? तो वही हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखो, वहां पर कैसे प्रूफ करते थे? वहां पर p होता था mv, है ना? और फिर इसको क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे रिस्पेक्ट टू t, तो dp बाई dt हम लिखते थे, भाई m तो कांस्टेंट है, m तो इधर ही आ जाता था, और ये dv बाई dt बन जाता था एक्सेलेरेशन,
है ना। और फिर हम क्या बोलते थे कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, या फिर हाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो F इक्वल टू एम वे होता है, और एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है यानी कि F इक्वल टू जीरो है, तो एम ए जो है वो जीरो होगा। जीरो होगा मतलब dp बाई dt इज जीरो, तो इसका मतलब p जरूर कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि किसी कांस्टेंट चीज का ही डिफरेंशिएशन जीरो हो सकता है। तो हमने इधर से प्रूव कर दिया कि भाई लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड क्योंकि कांस्टेंट है। क्लियर है। हम यही काम करेंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो कहां से शुरुआत करी इसकी? इसकी शुरुआत करी ना मोमेंटम का फॉर्मूला लिखने से, p इक्वल टू mv। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखते हैं L इक्वल टू r क्रॉस p। फिर क्या करा, dp बाई dt करा ना, dl बाई dt कर दो। dl बाई dt करोगे r क्रॉस p होगा। अब इसमें देखो क्या होगा, एक बार r का डिफरेंशिएशन, p को कांस्टेंट, प्लस r को कांस्टेंट, dp बाई dt का मतलब dp का डिफरेंशिएशन। क्लियर है। अब यहाँ पर तुम खुद ही चेक करो, यहाँ पर dr बाई dt और p को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, तो dr बाई dt तो वेलोसिटी हो जाएगा, और p को तुम क्या लिख सकते हो, mv लिख सकते हो। यहाँ पर r को लिखा और dp बाई dt तो फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, ये चीजें लिख दी। अब इसमें तुम खुद ही ध्यान दो, ये v क्रॉस mv है, थोड़ा सा ध्यान देना, v क्रॉस mv है। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है AB sin थीटा, और यहाँ पर तुम खुद चेक करो दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, 0 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन वही मोमेंट का डायरेक्शन, मोमेंटम का डायरेक्शन, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और r क्रॉस f क्या होता है, टाउ होता है, ठीक है। तो ये dl बाई dt किसके इक्वल आया, टाउ के इक्वल, तो dl बाई dt इज इक्वल टू टाउ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। और वहां पर हम क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। आ गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच क्या फॉर्मूला होगा, तो तुम्हें पता है फोर्स, टॉर्क मतलब क्या हो गया, लीनियर में फोर्स हो गया, और एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर में क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो फोर्स और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। अब तुम खुद सोचो, अगर ये रोटेशनल है तो फोर्स को क्या लिख सकते हो, टाउ लिख सकते हो, मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वही फॉर्मूला है, निकालेंगे, अभी डिराइव भी करेंगे। तो सेकंड लॉ से करेंगे, सेकंड लॉ ये तो देता है हमें F इक्वल टू ma, अगर तुम्हें याद हो F इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt लिखते थे, और फिर dp बाई p की जगह पर mv लिखते थे, है ना। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv बाई dt, मतलब इसका d बाई dt, इसमें m बाहर आता है, dv बाई dt a हो जाता था, है ना। तो F इज इक्वल टू फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a आता था, और फिर F इक्वल टू k m a हो जाता था, जहां पर k की वैल्यू 1 होती थी। क्लियर है। तो यहाँ पर बस क्या करेंगे, टाउ यहाँ पर किससे शुरू किया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp, टाउ इक्वल टू dl बाई dt से शुरुआत करो, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट कर चुके हैं, dl बाई dt से शुरुआत करोगे, उसके बाद फिर टाउ इक्वल टू dl बाई dt, L की जगह पे लिखोगे i ओमेगा, i तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाई dt अल्फा, i अल्फा। क्लियर है, दोनों चीजें डेरिवेशन क्लियर है। कुछ है अलग, कुछ भी नहीं है, लीनियर वाला आता है तो एंगुलर वाला एक पल में हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं ना, हाँ ये सब तो पूछ सकते हैं, ये सब तो पूछते हैं, ये डेरिवेशन तो पूछेंगे, कैसे कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ अरे ये वाला है हाँ कुछ यहाँ पर p इक्वल टू mv से शुरुआत करा, डिफरेंशिएट करा और निकाल दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। यहाँ पर टाउ इक्वल टू dl बाई dt शुरुआत करा, निकाल दिया टाउ इक्वल टू i अल्फा। अब देखो जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना, वो भी मैंने अभी बता ही दिया कि भाई अगर टाउ 0 होगा तो फिर dl बाई dt इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब L इज कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि टाउ इज 0 i अल्फा ना, ठीक है। और वैसे देखो तो ये भी तो है ना, dl बाई dt इक्वल टू टाउ, तो अगर टाउ 0 आ रहा है इसका मतलब जरूर L कांस्टेंट रहा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इफ टाउ इज इक्वल टू 0। रोटेट ऐसे ही तो होता है, अगर तुम देखो तो लीनियर मोमेंटम भी तो कंजर्व रहता है, अगर एक्सेलरेशन 0 हो, सॉरी अगर फोर्स 0 हो तो जो लीनियर मोमेंटम होता है कंजर्व रहता है, कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा तो उसकी वेलोसिटी में भी तो कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv। तुम खुद ही सोचो, अगर फोर्स ही नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन ही 0 है तो वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा, तो जितना पहले था मोमेंटम उतना ही अब होगा मोमेंटम। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। तो अब देखो, अच्छा और एंगुलर मोमेंटम याद रखना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p या i अल्फा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, जब कोई घूम रहा होता है ऐसे, जैसे ये लड़की है एरोबेटिक्स कर रही है, तो जैसे ये घूम रही है, इसने हाथ अपने बाहर कर दिए, तो बाहर कर दिए तो इसने क्या किया, r बढ़ा दिया, r बढ़ा दिया, और r बढ़ा दिया। एक चीज और देखना, तो सॉरी हाँ, when the dancer stretches out her hand, moment of inertia increases and angular velocity decreases। moment of inertia increase कर जाता है, क्यों, moment of inertia I क्या होता था, mr square। तुम खुद सोचो, तुमने r बढ़ा दिया तो I बढ़ गया, और I बढ़ गया तो एंगुलर मोमेंटम होता है I अल्फा। अगर तुम्हारा I बढ़ गया तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, इसका मतलब अल्फा को घटना पड़ेगा,
बात क्लियर हुई? तो एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब रुकना होता है ना तो हाथ को फैला लेते हैं, और जब स्पीड बढ़ानी होती है तो नीचे की हाथ को मोड़ लेते हैं। हाथ को मोड़ लेने से आर घट गया, आर घट गया तो आई घट जाएगा, और आई घट गया तो अल्फा बढ़ जाएगा। बात क्लियर है क्या? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूला इधर ऐसे तो नहीं दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो भी आ जाना चाहिए पता। बोतल भी नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही डाइवर का भी होता है। देखो डाइवर क्या करता है, डाइवर जब छलांग मारता है तो छलांग मारने के बाद बीच में वो अपना, क्योंकि उसे रोटेट करना होता है, उसे कलाबाजी दिखानी है। हाँ तो डाइवर जब रोटेट करता है तो बीच में तो उसे कलाबाजी करनी होती है, तो उसे घूमना पड़ता है। तो जैसे ही वो घूमना होता है तो अपनी बॉडी को मोड़ लेता है। मोड़ने से क्या हो गया, आर घट गया, आर घट गया तो आई घट गया, और आई इंटू अल्फा जो है कांस्टेंट रहना है, तुम्हारा आई घट गया तो अल्फा को बढ़ना पड़ेगा, और अल्फा बढ़ जाता है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ही तो है। एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ गया, तुम घूमने लगोगे तुरंत, और फिर बाद में वो अपनी बॉडी खोल लेता है। बात समझ में आई? कहां पर एप्लीकेशन इनके? क्लियर है? इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी बात करी अभी हमने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, मास का एनालॉग है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। इनर्शिया इज द, जैसे इनर्शिया होता था लीनियर मोशन में, उसकी एबिलिटी, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की स्ट्रेट लाइन में विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ही यहाँ पर रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर रोटेट कर रहा है कुछ लीनियर एंगुलर वेलोसिटी से तो उसी, सॉरी एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसी वेलोसिटी से रोटेट करता रहेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। और तुम्हें ये इक्वेशन तो पता ही है, v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मान लो कोई भी, ये सब हालांकि बता चुका हूं मैं, देखो वही चीज बता रहा है, k इक्वल टू मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv स्क्वायर होता है लीनियर में। अब यहाँ पर रोटेशनल है, अगर तो m की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, m r स्क्वायर ओमेगा, यही होता है ना m i। हाँ मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर तुम रोटेशन में निकालोगे तो रोटेशनल में मास के लिए लिखोगे हाफ i, और v की जगह पर लिखोगे ओमेगा स्क्वायर, और i क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, तो हाफ mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला बन जाएगा रोटेशनल में। बात क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि v को, और वैसे देखो तो वैसे भी देख सकते हो, v को क्या लिखते हो, r ओमेगा लिखते हो, वैसे भी लिखो आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आया, हाफ mr ओमेगा mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो कि देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आ रहा है, mr स्क्वायर के आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि तुम हाफ mv स्क्वायर को v की जगह क्या लिखोगे, हाफ m, और v की जगह पर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और तुम इसे कंपेयर करो। अब कंपेयर करोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चलेगा कि भाई mr स्क्वायर जो है तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और mr स्क्वायर का वो होगा, और यही जो है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का रोटेशन में क्या फॉर्मूला हो गया, आई ओमेगा स्क्वायर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार, सेम फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। रोटेशनल में मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, और v की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर होती है। बस बन गया फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है। लीनियर के फॉर्मूले याद है तो एंगुलर के फॉर्मूले याद हो जाएंगे अपने आप ही, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। मोटर क्या बनाने की कोशिश करिए, बैटरी लगा के मोटर जोड़ दिया है, एक स्विच लगा दी, पंखा चला रहा है क्या बैटरी लगा के, लग तो बस कार्बन से। इसमें क्या बड़ी बात है। देखो, thus the moment of inertia of a body about a given axis is defined as the property of the body by virtue of it is unable to change its position of rest or uniform rotational motion without the help of external torque। वही बात बोलोगे, बस चीजों को अलग अलग बोलना है, ठीक है। मास के लिए क्या बोलते हो, मास इज द measure of inertia of the body due to which it is unable to change its state of rest or state of uniform velocity without the help of external force। यहाँ पर बोलोगे change its state of rest और rotational motion without the help of external torque। force की जगह पर torque, uniform velocity की जगह पर rotational motion, uniform angular velocity, ऐसे कुछ कह सकते हो। बात क्लियर है? अच्छा, I किस किस पे डिपेंड करता है, I depends on the magnitude of angular velocity। I जो है angular velocity की magnitude पे डिपेंड करेगा, और सॉरी I is independent of the magnitude of angular velocity। angular velocity पे नहीं डिपेंड करेगा inertia, moment of inertia किस पे डिपेंड करेगा, mass of the body and distribution of the mass of about its axis of rotation। क्यों, I का फॉर्मूला है यार mr स्क्वायर, तुम खुद देखो m पे डिपेंड कर रहा है मास पे, और डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स का r पे, क्लियर है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी कुछ चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखे हैं कुछ रिजिड बॉडीज के, ठीक है। ये तुम्हें याद करना है या डिराइव करना है तो डिराइव भी कर सकते हो, मैंने एक जगह पर करवाया था, याद कर लेना। डिराइव देंगे क्या, नहीं पहले होता था, अब नहीं अब नहीं है पक्का।
पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो फिर याद करें ना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक चीज कि देखो कुछ चीजें जैसे mr स्क्वायर वाला देखो एक है और ढूंढो, mr स्क्वायर वाला है दो है और है नहीं है। कौन कौन सा है mr स्क्वायर? सर्कुलर रिंग और किसका? होलो सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर और सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग और होलो सिलेंडर। और देखो mr स्क्वायर 2 किसका है? एक दो सॉलिड सिलेंडर। तीन चीजों का है। सर्कुलर रिंग, अच्छा थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। अच्छा एक्सिस अलग अलग है ना, एक्सिस बदल रहा है तो उस हिसाब से, जैसे इसका एक्सिस था परपेंडिकुलर टू प्लेन एट सेंटर और इसका डायमीटर के अलॉन्ग एक्सिस, तो उस हिसाब से चीजें बदलनी है। हालांकि रट भी मुश्किल ही पाओगे मुझे लग रहा है, बहुत रट भी नहीं पाओगे, डेरिवेशन कुछ पार्टिकुलर रट लेना। ये रट लेंगे, ये बोलते हैं जैसे देखो सिलेंडर का और देखो रिंग का तो सेम ही है। सिलेंडर का देखो सर्कुलर रिंग है और तुम परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी कि एट द सेंटर, यानी कि रिंग ये है एक्सिस, अगर तुम्हारा ये है एक्सिस तो इसके अक्रॉस है mr स्क्वायर। ऐसे ही सिलेंडर है, सिलेंडर के भी अगर तुम्हारा इस एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, तो mr स्क्वायर ही है। अगर डायमीटर के अलॉन्ग हो जाता है, ठीक है, ये है सॉलिड सिलेंडर रेडियस आर एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये इसका भी यही रहेगा, बस ये सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा तो mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और इसका बस डायमीटर के अलॉन्ग हो गया, डायमीटर के अलॉन्ग मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन गया, ठीक है, हाँ ये बन गया, रिंग ऐसे रोटेट करेगी, जैसे रिंग है ये है तो रिंग ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए? हाँ हाँ ठीक है। तो ये हालांकि रटना पड़ेगा तुम्हें, मैंने डिराइव अगर देखो तो मैंने डिराइव भी समझाया हुआ है कैसे करते हैं, चाहो तो एसएल में जाके देख सकते हो, पर अब तुम लोग करोगे नहीं मुझे भी पता है, तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो छोड़ के भी आ सकते हो, नहीं तो रट के जा सकते हो, फॉर्मूला के रटने पे हो जाएगा। डेरिवेशन हटा दिया सिलेबस से। ऐसे देखो एक रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ये शायद हटा दिया, हटा दिया है, नहीं पढ़ लो एक बार। Radius of gyration of a body about an axis may be defined as the distance from the axis of a mass point mass whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia of the body about the axis। moment of inertia क्या हो गया? mr square। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक बड़ी बॉडी है, ये कोई बड़ी बॉडी है, इसका कुछ अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इक्वल टू mr स्क्वायर, मतलब बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो mi ri स्क्वायर होगा, ठीक है, सिग्मा इसका। बट अगर मान लो मैं इन सब मास के बदले एक सेंटर ऑफ मास ले लूं, अच्छा इसका मान लो कुछ इस एक्सिस से इसका इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया एक एक्सिस से डिफाइन होता है ना, तो इस एक्सिस से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ ये है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पॉइंट मास ले लूं जिसका मास मैं बोलूं कि सेम इसके बराबर है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का जो भी मास होगा वो सेम इसका है, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एकदम बराबर है, ठीक है, तो ये जितने भी रेडियस पर रखा हुआ दिस विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ जायरेशन के। और ये रेडियस ज्यादा या कम हो सकता है इसके सेंटर ऑफ मास से, या सेम भी हो सकता है, डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है ना वो दिया जाता है I इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो अगर तुम k निकालो तो k की वैल्यू क्या आएगी? I बाई एम अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट ऑफ I बाई एम। एक बार और अगर तरीके से देखना है तो इसको मैं बता देता हूँ, क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट एज चलाते हो? अरे नहीं अभी यहीं पे पढ़ा रहा हूँ तो यहीं पे कर देता हूँ, क्या कर दिया इंटरनेट, अरे नहीं तो भी क्या चल जाता उसमें, बस हो जाता है, अभी आ गया था यार, देख रेडियस ऑफ जायरेशन को ऐसे ही बोला है कि वी कैन डिफाइन द रेडियस ऑफ जायरेशन एज द इमेजिनरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब वही जहां से रोटेट कर रहा है एक्सिस, centroid at which the area of cross section is imagined to be focused at a point in order to obtain the same moment of inertia, it is denoted by k। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया डेफिनेशन, k at which the area of cross section, अरे इसका मतलब कुछ नहीं कि उसका जो पूरा मास है
वो तुम फोकस कर सको कि एक पॉइंट पे फोकस्ड है, मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास उसका कितने डिस्टेंस पर होगा और कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ताकि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम हो जाए उस बॉडी के बराबर, ठीक है। तो उसका इक्वेशन दिया हुआ है कि भाई सेंटर ऑफ मोशन रेडियस ऑफ जाइरेशन इज गिवन बाय आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो क्या हो गया अंडर रूट आई बाई एम, ठीक है। ऐसे मान लो अगर तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसके बहुत सारे पॉइंट है, m1 m2 m मतलब पॉइंट मास है जो कि r1 r2 कुछ डिस्टेंस पर है r1 तक, तो I इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर होता है, उसका पूरा लिख दोगे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ऐसे करके, तो I को फिर m कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस ये चीज। अच्छा अगर मान लो n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दो, n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो mn जितने भी पार्टिकल और उन सबका मास क्योंकि m है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मास आ जाएगा बॉडी का, तो टोटल मास अपॉन में r1 r2 अपॉन में n, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था I इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो I इक्वल टू एम ये हो गया तो k स्क्वायर जरूर ये होगा, तो k स्क्वायर तो अंडर k हो जाएगा अंडर रूट में r1 अपॉन में n, मतलब हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का स्क्वायर एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पोजीशन वेक्टर इन अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हो गया रेडियस ऑफ जाइरेशन। बात क्लियर आ गई? रेडियस ऑफ जाइरेशन का भी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? रूट मीन स्क्वायर रेडियस प्लस रूट मीन स्क्वायर ऑफ पोजीशन वेक्टर्स बोल सकते हो, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद है वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन, तो वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन क्या हो जाएगा? देखो जैसे मान लो कंसीडर अ फोर्स F एक्टिंग एट द रिम ऑफ अ pivoted wheel of radius r, during the action the wheel rotate a small angle d theta, if this angle is small enough the direction of force remains constant, let the corresponding displacement is dx within the time interval of dt। तो हमारे पास मान लो एक व्हील है, ऊपर से दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू है, ये यहाँ से रोटेट हो रहा है, यहाँ से इसका एक्सिस है, तो मान लो तुमने एक इसके ऊपर F फोर्स लगाया और इस F फोर्स के लगाने से ये वाला पॉइंट जो है हल्का सा डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पर आ गया, अच्छा ये काफी कम है डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हें ऐसा मानना है कि फोर्स का डायरेक्शन यही बना रह गया, ठीक है। तो तुम क्या कह सकते हो कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी एक्स, डी डब्ल्यू इज एफ डी एक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है किसके बराबर होगा? थीटा इज आर्क अपॉन में रेडियस, तो अगर मान लो ये डी थीटा है तो डी थीटा इज आर्क, आर्क इज दिस आर्क अपॉन में रेडियस, रेडियस जो भी ये होगा आर, लेट्स से आर, तो ये आर की तो है डिस्प्लेसमेंट, तो आर क्या आएगा आर डी थीटा, तो यहाँ पर लिख दोगे आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय एफ। बात क्लियर है? अब अगर मान लो यहाँ पर एफ आर जो है, एफ आर तो टॉर्क होता है, तो इस एफ आर को तुम टॉर्क लिख सकते हो टाउ, और डी थीटा एज इट इज डी थीटा, तो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू क्या होगा टाउ डी थीटा। और तुम्हें ये वैसे भी समझा देता हूँ मैं, चलो आगे बताता हूँ। वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फोर्स क्या होता है रोटेशनल में? टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है रोटेशनल में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो देखो वही चीज है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो इंटीग्रेट करोगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, टाउ तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, थीटा 2 माइनस थीटा 1, इसको तुम बोल सकते हो कुछ चेंज दैट चेंजेस थीटा, कितने एंगल से रोटेट किया तुमने, दैट इज थीटा, टाउ थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ थीटा। और पावर क्या होता है? dw by dt, मतलब डिफरेंशिएट कर दो टाउ डी थीटा को, टाउ तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई dt, और डी थीटा बाई dt क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा भी होता है। क्यों? क्योंकि पावर देखो मैं बता देता हूँ कैसे होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क डन को क्या लिख सकते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, तो पावर को हम लीनियर में ना ऐसे भी लिखते हैं कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर में कैसे लिख सकते हो? टाउ इनटू एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल में एंगुलर होगा और फोर्स का टाउ होगा। बात क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला भी ड्राइव करा दिया, ये वाला भी ड्राइव करा दिया, कोई परेशानी? सेम है सब कुछ, है ना? देखो ये वही है कंपैरिजन, एक्सिस यहाँ पर थीटा होगा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी dx by dt, d theta by dt, acceleration dv by dt, d omega by dt, moment of inertia mass m, moment of inertia I, force ma, torque tau I alpha, या फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मोमेंटम p mv, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p, या फिर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो कि I ओमेगा। बात क्लियर है? सारी चीजें बता रहा हूँ कैसे, कोई परेशानी है इसमें? और आई क्या होता है? आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बात क्लियर है? नहीं याद रह रहा है क्या होता है आई, तो इस ओमेगा की जगह पर वी आर पुट कर देना, जैसे ही वी आर पुट करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, मतलब ऐसे भी आ जाएगा ना, फिर इसी जगह पर वी आर और पुट करते हो, एक मिनट, हाफ आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और अगर ओमेगा को लिखते हो तो वी आर भी होगा, है ना? तो हिसाब से ये
सॉरी वी आर नहीं होगा ना, क्योंकि ये होता है ना v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा तो v बाई आर होगा ना, तो इसका तो फिर फॉर्मूला बनेगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ना, और इसका होता है mr स्क्वायर, तो इसको देखो लिखोगे mr स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा और वापस से mv स्क्वायर पे आ गए ना, हाफ mv, हाफ भूल गया हूँ, तो हाफ भी इधर ऐड कर दोगे, इधर ऐड कर दो, तो देखो वापस से उसी सेम फॉर्मूले पे आ गए, हाफ m v स्क्वायर, तो मतलब सही कर रहे हैं सारी चीजें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सब में सब याद है, तरीके से आ गया ऐसे। हाँ अच्छा, यहाँ पे लिखा है, बेकार में लिख दिया, वर्क डन हो गया FDS, यहाँ पर हो जाएगा टाउ डी थीटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हाफ i ओमेगा स्क्वायर, पावर इज fv, यहाँ पर टाउ ओमेगा, यहाँ पर mv, यहाँ पर i ओमेगा, बात समझ में आ गई। इक्वेशंस लिखोगे लीनियर मोशन में इक्वल टू 80, यहाँ पर ये चीज, ये सब नहीं बताऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है, अपने आप आ जाना चाहिए समझ। एक मिनट ऊपर अच्छा आगे सर समझ, ये हो गया तुम्हारा रोटेशनल कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है,